हेलो स्टूडेंट। यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री BSc का बिहार बोर्ड का केमिस्ट्री पेपर 2016 का हम लोग ये कैसे लिखना है, इसका करेक्ट आंसर क्या है। क्योंकि बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे जो गेस्ट पेपर हैं या फिर बहुत सारा जो मार्केट में जो भी बुक अवेलेबल हैं उनमें अक्सर एक चीज़ प्रॉब्लम मिलता है मुझे कि आंसर उसका गलती होता है या फिर एग्ज़ाम में कितना आंसर लिखा जाए। ठीक है, एनसीईआरटी के माध्यम के बेसिस पर एनसीईआरटी के बेसिस पर कितना आंसर लिखा जाए कि करेक्ट हो और फुल मार्क्स मिले। उसके लिए ये वीडियो सीरीज हम बना रहे हैं यहाँ पर, ताकि स्टूडेंट को ये पता लगे कि किस तरीके से कितना आंसर लिखना है और कितना क्या एक्यूरेट आंसर होगा इसका। जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट वीडियो में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं इसका ऑब्जेक्टिव सेक्शन। जो सेक्शन 1 होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें 2016 में 28 ऑब्जेक्टिव्स पूछा गया था। उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गोल्ड मेटल। देखिए, गोल्ड मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। ठीक है, +1 होता है। जो वैसे ऑप्शन में +1, 0 और -1 भी दिया हुआ है, लेकिन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट और गोल्ड का होगा जब नेचुरल स्टेट में होगा, तो जीरो भी होगा और +1 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो क्वेश्चन में 0 और +1 दोनों सही है, लेकिन ऑल -1 करेक्ट नहीं है, सो ऑल ऑफ दिस नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। इसका आंसर कौन सा होगा? +1। ठीक है, तो +1 यहाँ पे हम लिख दिए हैं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका मोस्ट कॉमन है। इसके साथ साथ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर। ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इसको भी हम एक्सप्लेन कर दिए हैं कि यदि कोई बच्चा यदि आज तक नहीं पढ़ा है, ऑक्सीडेशन नंबर तक नहीं जानता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसके रिगार्डिंग इसको मैं एक्सप्लेन कर दिए हैं। यदि आप पढ़ चुके हैं तो इसको स्किप कर दीजिए, थोड़ा सा वीडियो को आगे कर लीजिए। इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम आइदर गेन्स और लूज। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है बॉन्ड बनाने में या इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है बॉन्ड बनाने में, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे दे दिया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल एटम, यहाँ पे कितना होगा? 0। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद करना है। न्यूट्रल एटम का किसी का भी 0 होगा। ठीक है, जैसे गोल्ड न्यूट्रल में है तो कौन सा? सिंपल नेचुरल स्टेट में पूछे तो गोल्ड का 0। लेकिन कंबाइंड स्टेट में मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +1। ये याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर बिहार बोर्ड के क्वेश्चन रिपीट कर जाते हैं, तो इसलिए अच्छे तरीके से याद रखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे इस केस में एक और क्वेश्चन लिए हैं, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट नेचुरल स्टेट में पूछे तो 0। लेकिन क्लोरीन यदि कंबाइंड स्टेट में, यहाँ पर एक एग्जांपल लेके बताया आपको यहाँ पर कि कंबाइंड स्टेट में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा इस केस में। तो यदि आपको निकालना है तो याद रखिए कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, और जिसका आपको निकालना है उसको x सपोज कीजिए, x -2, ऑक्सीजन का -2 आपको याद रखना है। कितना ऑक्सीजन है? 4। ये इसके बराबर कितना करना होगा? जितना इसके ऊपर चार्ज होगा, -1 के बराबर कर दिए, तो x इज इक्वल टू x -8 इज इक्वल टू -1, सो x इज इक्वल टू कितना होगा? +7। तो यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +7। इस चीज़ को हम यहाँ पे भी वेरीफाई किए हैं कि देखिए क्लोरीन का स्ट्रक्चर ये होता है इस तरीके से। तो क्लोरीन ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या होगा इस पर? +2 चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, सॉरी -2 चार्ज डेवलप होगा, -2 चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन इधर पुल्ड होगा। तो दो इलेक्ट्रॉन खींच के रखा है तो -2, तो इस पर कौन सा? +2। इस तरीके से +2 +6 हो गया। ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना रहा है तो एक नेगेटिव चार्ज, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज, टोटल कितना हुआ? +7 चार्ज। तो ये ही +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के तौर पर यहाँ पे दिखता है। नाउ यदि हम बात करें नेक्स्ट, यदि हम देखें यहाँ पर तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लायोफिलिक कोलाइड। देखिए दो टाइप का जो कोलाइड होता है, दो टाइप का कोलाइड होता है। कौन कौन सा? आइदर लायोफिलिक और लायोफोबिक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया लायोफिलिक कौन सा है, तो लायोफिलिक के केस में याद रखना है आपको कौन सा? गम, जिलेटिन एंड स्टार्च। गम, जिलेटिन, स्टार्च, ये अक्सर 3 एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन में पूछेगा ही, आएगा ये। तो लायोफिलिक को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लायोफिलिक कोलाइड। सबसे पहले तो ये आपको आंसर याद होना चाहिए, लायोफिलिक का एग्जाम्पल गम, जिलेटिन, स्टार्च।
ऑप्शन में आप चेक करोगे तो गम आपको मिल रहा है ऑप्शन में, ठीक है। तो गम सही, करेक्ट आंसर कौन सा है, गम, ठीक है। गम करेक्ट आंसर है इसमें लायोफिलिक में। दो टाइप का कोलाइड होता है, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। लायोफिलिक का मतलब, फिलिक का मतलब अट्रैक्शन या लव, मतलब जो जिसका सॉल्वेंट से अट्रैक्शन हो उसी को हम लोग बोलते हैं लायोफिलिक। जिसका सॉल्वेंट से अट्रैक्शन उसी को हम लोग बोलते हैं लायोफिलिक। यहाँ पे मेंशन कर दी, हो सकता है आपको डिफाइन करने पूछ दे 2 मार्क में शॉर्ट आंसर में। तो इट मीन्स लिक्विड लविंग और सॉल्वेंट लविंग या वाटर लविंग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लायोफिलिक। लायोफोबिक में क्या होगा, लिक्विड हेटिंग या सॉल्वेंट हेटिंग, इसी को हम लोग बोलेंगे लायोफोबिक। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ था, F2Cl2Br2I2। तो ये F2Cl2Br2I2 में यदि आपके पास क्वेश्चन सामने तो देखिए, F2Cl2Br2I2, तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कौन सा, F2। क्यों, क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, ये किसी से भी इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। जब भी कोई इसके सामने रहेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से खींच सकता है इसका, किसी का भी इलेक्ट्रॉन। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसका मतलब उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो आज ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसे भी हम आपको याद रखने के लिए बताते हैं इस तरीके से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, एलआईसी एजेंट का काम होता है एलआईसी करवाना। उसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाना। तो एक दो और याद रखिए, F2 के साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे KMnO4 याद रखिए, KMnO4, K2Cr2O7, दीज आर बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। K2 के पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, दीज आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इसके सामने कोई भी आएगा, इसको ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देता है। ये I- को I2 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। I- को I2 में कन्वर्ट कर देता है, तो मतलब ऑक्सीडाइज कर रहा है इसको। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग डिफाइन भी कर दिए, क्या चीज़, वो सब्सटेंस जो क्या करे, जो खुद रिड्यूस हो जाए लेकिन सामने वाले को क्या करे, ऑक्सीडाइज कर दे, उसी को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। रिड्यूसिंग, इसके जस्ट अपोजिट क्या हो, खुद रिड्यूस हो जाए, रिड्यूस, और दूसरे को खुद ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरे को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे को रिड्यूस करे, विच रिड्यूस अदर, लेकिन ऑक्सीडाइज करे दूसरे को, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। आई होप दिस क्लियर्ड। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट हम यहाँ पे इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर दिए हैं कि देखिए कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, ए लूजेज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ए यदि लूज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो क्या होगा, ए ऑक्सीड यहाँ पर यदि बी गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो बी क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, और ए यदि लूज कर रहा है तो ए क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन यदि देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, किसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये तो NiCl का होल Cl4⁻², हैज़ टेट्राहेड्रल। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यहाँ पर कैसे चेक करते हैं, ये है सेंट्रल मेटल एटम। देखिए ये कौन सा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो ब्रैकेट वाला पार्ट, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ब्रैकेट वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये भी टर्मिनोलॉजी अच्छे तरीके से ध्यान रखना है आपको, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जाता है इसको। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले जो लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, कोऑर्डिनेशन सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम कितने यहाँ लिगेंड से जुड़ा हुआ है, 4 लिगेंड से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कितने लिगेंड से जुड़ा हुआ है, 4 लिगेंड से। तो ये 4 जो है उसका यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर चार के लिए देखिए, दो टाइप का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए दो पॉसिबिलिटी है। कौन कौन सा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए दो पॉसिबिलिटी कौन कौन सा है यहाँ पर, आइदर एक स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर, और दूसरा कौन सा, स्क्वायर प्लेनर, और दूसरा कौन सा, टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल, अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर कब होता है, जब हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होता है, और टेट्राहेड्रल कब होता है, जब sp3। तो मुझे यहाँ पे ये चेक करना है ऑप्शन में जो दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पर क्या, ऑप्शन मेरा NiCN4, ठीक है। ऑप्शन मेरा कौन है, NiCN4⁻⁻, ये ऑप्शन है, ठीक है। इस ऑप्शन में मुझे तो Ni का क्या होता है, हम जानते हैं Ni का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, फेरस कोबाल्ट में 28 का मतलब 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हो आप, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p
3p6 और यहाँ पर 3d और 4s2, इस तरीके से 3d8। यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है निकेल का, तो निकेल का x करते हैं, x प्लस -1 इंटू 4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +2। इस तरीके से इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। तो निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2। ठीक है, निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2। अब बताओ मुझे यहाँ पर निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, तो ये कौन सा हो जाएगा, 3d8 एंड 4s0, 3d8 एंड 4s0। अब 3d8 एंड 4s0, तो 3d8 4s0 जब भी 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो किससे निकलेगा, आउटर सेल से। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया 3d8। अब इसके साथ 4p भी तो खाली होगा ना, 4p भी खाली होगा यहाँ पर, 4p0 4p0। ठीक है, तो देखिए 3d8 का मतलब यदि हम इसको कॉन्फ़िगरेशन के तौर पे दिखाएं तो d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, 1 2 3 4 5। 4s में इस तरीके से, 4p में 3, 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब है, 8 इलेक्ट्रॉन हम फिलअप करते हैं, कितना होगा, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरीके से ये कॉमन होगा। अब यहाँ पर इस तरीके से, अब सी एन कौन सा है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, CO एंड CN याद रखना है आपको, CO एंड CN एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम क्या होता है, पेयर्ड करवाना, पेयर्ड करवा देना। ठीक है, यदि पेयर्ड करवा देगा तो पेयर्ड करवाने के बाद कौन कौन सा ऑर्बिटल, इस तरीके से 1 2 3 4 5, पेयर्ड करवाने के बाद एक d ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएगा, इस तरीके से वैकेंट हो जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर CN माइनस अपना लोन पेयर यहाँ दे देगा, एक लोन पेयर यहाँ दे देगा। ठीक है, CN माइनस लोन पेयर यहाँ दे देगा, और क्या चीज़, एक लोन पेयर यहाँ पर दे देगा। ठीक है, यहाँ पे दे देगा, एक लोन पेयर यहाँ दे दिया। ठीक है, तो कौन कौन सा हो गया यहाँ पर, कौन कौन सा हुआ यहाँ पर, 4। ठीक है, तो कौन कौन सा हो गया यहाँ पर, कौन कौन सा हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट किया, बॉन्ड ये ऑर्बिटल, एक D और दो कौन सा, S और 2p। तो इस तरीके से DsP2 कौन सा होगा, DsP2। तो DsP2 फर्स्ट ऑप्शन मेरा कौन सा है, DsP2। इसका मतलब ये कौन सा होगा, स्क्वायर प्लेनर। ये कौन सा होगा, स्क्वायर प्लेनर, तो पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन मेरे चेक करना होगा मुझे, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, PdCN4। इस तरीके से PD। ठीक है, यहाँ पे PdCN, ठीक है, CN4 इस तरीके से, यहाँ पे 2 माइनस। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ यहाँ बताना होगा कि एक सीरीज है NiPdPt, मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा वही कॉन्फ़िगरेशन इसका भी होगा, वही कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा। क्यों, क्योंकि ये सेम ग्रुप में लाई करते हैं। तो इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आया था, 3d8 एंड 4s2। तो इसका कितना होगा, 4d8 एंड 5s2। इसका कितना होगा, 5d8 एंड 6s2। इस तरीके से तो PD का क्या होने वाला है कॉन्फ़िगरेशन, 4d8 5s2। और इसमें भी लिगेंड कौन सा है मेरा, स्ट्रॉन्ग। इसमें भी लिगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग। तो सेम इसी के जैसा होगा यहाँ पर, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो क्या होगा, इस केस में भी यहाँ पर क्या होगा, इस केस में भी हाइब्रिडाइजेशन जो मिलने वाला है वो DsP2 मिलने वाला है। तो दूसरा ऑप्शन में भी मुझे sp3 हाइब्रिडेशन नहीं मिला। नाउ चेक करते हैं तीसरा ऑप्शन C। जिन लोगों को समझ में नहीं आया ये एक बार फिर से रिकैप कीजिए, थोड़ा सा बैक कीजिए वीडियो और इसको फिर से सुनिए क्या बोल रहे हैं, और गौर कीजिए, समझ में आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ, तीसरा जो बिट है वो PdCl4 है, PdCl4 माइनस माइनस। इस केस में यहाँ पर इस केस में भी हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, DsP2। इसका रीज़न क्या है, कि जब भी 4D और यहाँ पर 4D और 5D का एलिमेंट हो, जब भी 4D और 5D का एलिमेंट हो तो वीक फील्ड लिगेंड भी वर्क्स एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये क्या होगा,
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। इस कारण से इसमें भी क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगा। तो हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, DsP2, मतलब सी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा है इसका, डी नंबर। कौन सा डी नंबर में है यहाँ पर, NiCl4, ठीक है, माइनस माइनस। इस केस में वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग नहीं हो पाएगा। तो एक S 2P, मतलब 3P में जाएगा। तो कौन सा हाइब्रिडेशन हो जाएगा, sp3। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है ये। नाउ यहाँ पर देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में टी हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए दो फार्मूला आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का वैल्यू कितना होता है, 0.693/K। और इसी के चूँकि ये जब पूछा है तो दूसरे साल में कभी ये 2009 या 10 में टी हाफ जीरो ऑर्डर के लिए भी पूछा गया है। टी हाफ जीरो ऑर्डर के लिए कितना होता है, A0/2K। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, क्या आपको याद रखना होगा, टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693/K फर्स्ट ऑर्डर के लिए इतना होता है। और इस फार्मूला को यदि देखते हैं टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693/K, तो ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर से इंडिपेंडेंट है, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। इस कारण से यहाँ पर हम ग्राफ यदि ड्रॉ करते हैं तो इसका ग्राफ इस तरीके से मिलता है। ये हम ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है, ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इस तरीके से। सॉरी, ये हॉरिजॉन्टल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जितना कॉन्सेंट्रेशन है वो मेंटेन रहता है, उसे डिपेंड करता ही नहीं, ठीक है। और लेकिन यदि टी हाफ यदि जीरो ऑर्डर के लिए हम पूछें, टी हाफ यदि जीरो ऑर्डर के लिए पूछें तो कितना होगा, टी हाफ जीरो ऑर्डर के लिए कितना होगा, तो A0/2K। इन दोनों फार्मूला में बहुत डिफरेंस है। इसमें इनिशियल टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसके ऊपर ये क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है। A0 का वैल्यू दिया हुआ था, K का वैल्यू दिया हुआ है और टी हाफ पूछा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहाँ A0 क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ मेंशन कर चुके हैं A0 क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। एंड टी हाफ डिपेंड करता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर, डायरेक्टली डिपेंड ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0, ठीक है। तो यहाँ पर लेट यहाँ कर दिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, A0। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में पूछा गया है कि फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस रिलेटेड टू। फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस किससे रिलेटेड, तो फेराडे का दो इलेक्ट्रोलिसिस का लॉ था, ठीक है। फर्स्ट लॉ कौन सा है, फर्स्ट लॉ क्या बताया है कि जब जैसे मान लीजिए फर्स्ट लॉ यहाँ पर ये था कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड है, कैथोड है, एनोड है, ये इलेक्ट्रोलाइट डूबा हुआ है इसमें, ठीक है। तो कैथोड या एनोड पर कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, ठीक है, या लिबरेटेड कितना लिबरेट होगा या डिपॉजिट होगा, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये किस पे ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी हम पास करवा रहे हैं। इस चीज़ को मेंशन यहाँ कर दिए हैं, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शंस which occurs at any electrode during electrolysis by a current is proportional to the quantity of electrolysis passed through the electrolyte। ये कभी कभार वो क्वेश्चन भी पूछ दिया है कि एक्सप्लेन फैराडे फर्स्ट लॉ, ये लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो ये एज इट इज स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम इसका फॉर्मूला लिखें तो W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, W इज इक्वल टू ZQ, ठीक है। ZQ, जेड क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। Q इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या चीज़, W इज इक्वल टू Z/I/T, इस तरीके से। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछा गया है तो ये फार्मूला अच्छे तरीके से याद करना है, ZIT, ठीक है, Z/I/T, इस तरीके से। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किसके, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है ना। और एक इसके साथ साथ हम सेकेंड लॉ भी देख लेते हैं। सेकेंड लॉ क्या है कि जब भी आप अमाउंट यहाँ पर सीरीज में यदि कनेक्टेड होगा, बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट, तो यदि सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, जो कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ कैथोड या एनोड पे, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, केमिकल इक्विवेलेंट वेट पर, ठीक है, केमिकल इक्विवेलेंट वेट पर डिपेंड करता है। तो ये सेकेंड लॉ भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है यहाँ पर। नाउ ठीक है, केमिकल इक्विवेलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 नंबर चलते हैं, सिनेबार। यहाँ पे सिनेबार ये किसका है, सिनेबार किसका है, सिनेबार एज।
तो इसका डायरेक्टली फार्मूला पूछा HgS, PbS, HZNS, H2S। तो सिंपली आपको याद रखना है सिनेबार क्या है, तो HgS। HgS को ही हम लोग सिनेबार बुलाते हैं, HgS को ही हम लोग सिनेबार बुलाते हैं। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, HgS। एटॉमिक मास, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है कि एटॉमिक मास क्या है। तो देखिए एटॉमिक नंबर यहाँ पर, एटॉमिक नंबर यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। एटॉमिक नंबर यदि तुमसे पूछे तो कौन सा होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताता है, प्रोटॉन। वेर एज एटॉमिक मास यदि तुमसे पूछे तो क्या होगा, एटॉमिक मास तुमसे यदि पूछ दे तो कौन सा होगा, एटॉमिक मास इज इक्वल टू, एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होगा, एटॉमिक मास इज इक्वल टू कौन सा होगा यहाँ पर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये अच्छे तरीके से याद रखना है। 9 नंबर यदि हम देखें तो व्हेन क्विक लाइम इज इमर्स्ड इन वाटर, क्विक लाइम को यदि हम पानी में डाल देते हैं तो कौन सा रिएक्शन होता है। ये कौन कौन सा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखते होंगे कभी कभी घर जब जो वाइट वॉशिंग होता है, चूना का पुताई उताई होता है, उस समय क्विक लाइम को, कैल्शियम ऑक्साइड को डाला जाता है वाटर में, तो देखते खौलता है। ठीक है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। कौन सा है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और बनने वाला प्रोडक्ट कौन सा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग सेलेक्ट लाइम भी बोलते हैं, सेलेक्ट लाइम भी बोला जाता है। ठीक है, तो कौन सा आंसर कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जिसमें हीट, एक्सोथर्मिक कौन सा, जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होता है। एंडोथर्मिक का मतलब जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में है शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। देखिए शेप ऑफ डी ऑर्बिटल कौन सा, तो सबका शेप आपको ध्यान रखना है। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल ये डबल डंबल शेप का होता है। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल कैसा होता है, डबल डंबल। कैसा होता है, डबल डंबल। एस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, स्फेरिकल, यहाँ पर स्फेरिकल। पी का शेप कैसा होता है, डम्बल्ड, डम्बल्ड। एफ का शेप कैसा होता है, 8 फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, 8 फोल्डेड स्ट्रक्चर। तो एस का स्फेरिकल, पी का डम्बल्ड, डी का डबल डम्बल, एट और एफ का 8 फोल्डेड स्ट्रक्चर, हाई या कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। तो इसके साथ साथ ये भी चारों याद रख लीजिए, कभी भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, वाशिंग सोडा का फॉर्मूला ये क्लास 10th में भी हम लोग पढ़ते हैं। वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा को हम लोग कौन सा, Na2CO3.10H2O। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, Na2CO3.10H2O, डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए वाशिंग सोडा का फॉर्मूला ये। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या है। तो देखिए अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ साथ हम बहुत सारे का भी लिख दिए हैं, क्योंकि ये जब पूछा गया तो हो सकता है ये भी पूछ दें। अल्कलाइन अर्थ मेटल का तो करेक्ट आंसर कौन सा है, NS2। लेकिन अल्कली यदि पूछे तो NS1 होगा। बोरोन फैमिली का पूछे तो ये होगा। ऑक्सीजन फैमिली का पूछे तो ये होगा। कार्बन फैमिली का पूछे तो ये होगा। नाइट्रोजन फैमिली का पूछे तो ये होगा। हाइड्रोजन फैमिली का पूछे तो ये होगा। तो इसके साथ साथ ये भी आपको याद रखना है। हो सकता है कोई आ जाए तो यहाँ पर नेक्स्ट, फॉर्मूला ऑफ सिलेक्ट लाइम अभी अभी करवाए थे। सिलेक्ट लाइम का फॉर्मूला कौन सा होगा, CaOH का होल ट्वाइस। कौन सा, CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे जनरेट होता है, CaO प्लस वाटर। ठीक है, CaO प्लस वाटर। अब नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। आउटर इलेक्ट्रॉन मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये दिया था क्वेश्चन में, और पूछा था किसका। तो इसमें ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, लेकिन ये करेक्ट किसका है, आयरन का है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये। ठीक है, आयरन का है यहाँ पर। केमिकल नेम ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स। देखिए केमिकल नेम ऑफ बोरेक्स कौन सा है, बोरेक्स का केमिकल नेम है सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेटेड, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट का मतलब यहाँ पर 10 कर लीजिए, यहाँ करेक्ट के लिए करेक्शन चाहिए 10, 10H2O। ठीक है, कितना, 10H2O, इस तरीके से। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में, बोरोन शोज डायगोनल रिलेशनशिप्स। देखिए डायगोनल रिलेशंस का मतलब क्या होता है, डायगोनल रिलेशंस का मतलब जो सेम प्रॉपर्टी शो करे। तो सेम प्रॉपर्टी में आपको पीरियड नंबर 2 में इस तरीके से लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन लिख देना है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कौन सा, 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7। और उसके जस्ट नीचे, लिथियम के नीचे कौन सा, सोडियम, इस तरीके से लिख देना है, इस तरीके से लिखते जाना है। बाल के बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस। अब डायगोनली किस तरीके से दिखाएंगे, तो लिथियम किससे कनेक्टेड होगा, मैग्नीशियम से, बेरिलियम एल्यूमिनियम से, बोरोन सिलिकॉन से, कार्बन
फॉस्फोरस से। ये सब आपस में क्या है, डायगोनली, मतलब इसका और इसका प्रॉपर्टी सेम होगा, इसका प्रॉपर्टी इसके प्रॉपर्टी से मैच करने वाला है, इसका प्रॉपर्टी इससे मैच करने वाला है, इसका प्रॉपर्टी इससे मैच करने वाला है। तो ये अब ऑप्शन में मुझे चेक करना होगा कौन कौन सा होगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा यहाँ पर कि बोरोन सोज डायगोनल किसके साथ, बोरोन किसके साथ शो करता है, सिलिकॉन के साथ। ठीक है, सिलिकॉन के साथ। इसका रीज़न क्या है, ड्यू टू एटॉमिक रेडियस, सेम एटॉमिक रेडियस है। ठीक है, इस कारण से। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 17, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट इज, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें तो गुड है, यहाँ पर ऑप्शन था डायमंड, ग्रेफाइट। ठीक है, डायमंड यहाँ पर दिया था, ग्रेफाइट दिया है, चारकोल दिया है, एंथ्रासाइट कोक दिया है। तो सबसे बेहतर कौन सा होगा, सॉरी कौन सा, ग्रेफाइट होगा, ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट जो होगा वो बेस्ट, बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड कौन सा, हीट का। रीज़न क्या है, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। रीज़न है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने का, क्योंकि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इनमें से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 3 जो है वो बॉन्ड बनाने में बिजी रहता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री होता है। और वही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 2 लेयर के बीच में, चूँकि कार्बन का जो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो लेयर्ड बेसिस पे है, तो इस लेयर के बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। और ये 2 लेयर आपस में किससे जुड़ा हुआ है, वांडरवाल फोर्सेस से जुड़ा हुआ है। तो इस कारण से ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्शन के लिए। तो आई थिंक ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें हम दे दिए हैं कि ग्रेफाइट क्यों हीट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। दूसरा चीज़, ग्रेफाइट यहाँ पर ये तो हो ही गया। नाउ 18 नंबर की बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रॉप्स कार्बन परसेंटेज ज़्यादा होगा, वुड में, वुड चारकोल में, या कोकोनट चारकोल में, या ग्रेफाइट में। रिमेंबर ग्रेफाइट में जो ये ग्रेफाइट में जो कार्बन का परसेंटेज है वो 90 to 95%, कितना, 90 to 95%। ठीक है, तो ये याद रखना होगा कि कार्बन में सबसे ज़्यादा मिलता है 90 to 95%। नेक्स्ट यदि हम देखें यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड, डायमंड में यहाँ पर दोनों में लिख दिया है, डायमंड में हमेशा sp3 याद रखना आपको, और ग्रेफाइट में कौन सा, sp2। ये दोनों अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, डायमंड में sp3 और ग्रेफाइट में कौन सा, sp2। एक यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट कंटेन एन एलिमेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कौन सा एलिमेंट होना बेहद ज़रूरी है। तो सिंपल सा ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कौन सा एलिमेंट होना ज़रूरी है, तो कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये कार्बन होना जरूरी है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कार्बन इस केस में। 21 नंबर क्वेश्चन देखें, कैटेनेशन प्रॉपर्टीज मैक्सिमम इन, कैटेनेशन प्रॉपर्टी किस में ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली कार्बन में, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसी का है, तो वो कार्बन के पास। ठीक है, कार्बन के पास है। तो कैटेनेशन का मतलब क्या होता है, इसको एक्सप्लेन कर दिए, इट इज़ नोन एज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, मतलब अपने आप से जुड़ने का प्रॉपर्टी, उसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी या कैटेनेशन प्रॉपर्टी। अब देखिए यहाँ पर एटम, ये एलिमेंट है, रीज़न क्या है, तो इस कार्बन के पास बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं सेल्फ लिंकिंग होने के लिए। सेल्फ लिंकिंग इतना क्यों होता है, इसका बहुत सारा रीज़न भी है। क्या, तो बॉन्ड एनर्जी है, साइज मतलब स्मॉल साइज है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ये बहुत सारे फैक्टर है जो जिसके कारण क्या है, इसका सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जनरेट होता है इसमें। ठीक है, अब उसके बाद कौन सा है, यदि तुमसे पूछा जाए कि कौन कार्बन के बाद कौन सा है, तो कार्बन के बाद है सिलिकॉन, कौन सा, सिलिकॉन, कार्बन के बाद कौन सा है, तो सिलिकॉन। ठीक है, क्या उसी पीरियड का, उसी ग्रुप का एलिमेंट है, कौन सा, सिलिकॉन। तो इसके बाद यदि हम चलें नेक्स्ट, इसके बाद यदि चलें तो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग है इज़ एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कौन सा है। तो देखिए इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का मतलब होता है जो वन हु लव्स इलेक्ट्रॉन वन हु लव्स इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कौन पसंद लेना पसंद करेगा, या तो जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर वैकेंट ऑर्बिटल होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में BF3, बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, कैसे, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1। ठीक है, 1s2 2s2 2p1। तो इसके पास एक्साइटेड स्टेट में भी एक, यहाँ पर यदि एक इलेक्ट्रॉन 2 होता है, यदि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर भी यहाँ चला जाए
तब भी इसके पास कौन सा है, यहाँ पर एक वैकेंट ऑर्बिटल है जिसमें ये लोन पेयर को रख सकता है। लोन पेयर रखने के टेंडेंसी के कारण ही इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, क्योंकि लोन पेयर को पसंद है, इसलिए फिलिक मतलब अट्रैक्शन को किसका लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग। 23 नंबर क्वेश्चन, एल्कीन गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए एल्कीन हमेशा देखता है कौन सा एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन देता नहीं है, तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, एडिशन। तो जैसे एग्जांपल दे दिए एडिशन, मतलब एडिशन में याद होगा कि दो प्रोडक्ट ए और बी आपस में मिलके सिंगल प्रोडक्ट बना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। तो ये एल्कीन है, देखिए प्रोडक्ट बना, दो मिलके एक बना लिया, तो ये कौन सा एडिशन रिएक्शन जनरली शो करता है। आगे यदि हम देखें, हाँ, एल्किन गिव्स, हाँ, सिंगल बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ जो होता है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम, कितना होता है 1.54, ये आपको याद रखना है 1.54 एंगस्ट्रॉम। सी के बीच का बॉन्ड लेंथ 1.54। इसी के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी है कि यदि डबल बॉन्ड का यदि तुमसे पूछ दे तो 1.34 एंगस्ट्रॉम, यदि आपसे ट्रिपल बॉन्ड का पूछ दे तो 1.20 एंगस्ट्रॉम, यदि CH का बॉन्ड लेंथ पूछ दे तो ये लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो 1.54, 1.34, 1.20 एंगस्ट्रॉम, ये अच्छे तरीके से ध्यान देना है, कभी भी पूछा जा सकता है। बाकी दो, ठीक है, 1.54, 1.34। वैलेंसी कार्बन का कितना होता है, 4, या पूरे ग्रुप में कैसी गीत सुनाओ प्यारे, कैसी गीत सुनाओ प्यारे, इन सब का वैलेंसी कितना होगा, वैलेंसी इज और इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन सब का कितना होता है 4। अच्छे तरीके से ध्यान देना है इसमें। नाउ 26 नंबर क्वेश्चन देखें, क्राइटेरिया फॉर प्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड। किसी भी ऑर्गेनिक सॉलिड का क्राइटेरिया क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। देखिए मेल्टिंग पॉइंट जितना शार्प होगा इसका मतलब वो उतना प्योर है। ठीक है, यदि मेल्टिंग पॉइंट ग्रेजुअली बने या फिर रेंज रहे मेल्टिंग पॉइंट का, समझिए क्या चीज़, वो इम्प्योर है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम लिख दिए हैं, क्राइटेरिया फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मेल्टिंग पॉइंट, ये क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। और जितना जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा या फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होगा, मतलब वो क्या है, प्योर है। प्योर का क्या होता है, शार्प होता है या फिर फिक्स होता है। यदि इम्प्योर है तो उसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट प्योर के कंपेरिजन में कम होगा और वेरिएबल होगा। वेरिएबल हो मतलब वो वेरी करते रहेगा, ठीक है, रेंज होगा उसके पास। ठीक है, इस कारण से नेक्स्ट यदि हम देखें 27 नंबर क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि यहाँ पर एलिमेंट फाउंड फ्रॉम सी वाटर इज, कौन सा एलिमेंट फाउंड होता है। ऑप्शन है मैग्नीशियम, सोडियम, आयोडीन, नन ऑफ दीज। देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, आयोडीन ये तीनों मिल सकता है उससे, लेकिन चूँकि ये रिच सोर्स, ये जनरली आयोडीन जो है वो क्या है, रिच सोर्स है इसका, किसका, सी वाटर का। आयोडीन जो है, आयोडीन सी वाटर में अच्छे तरीके से मिलता है। कितना मिलता है, 1 लीटर में 50 माइक्रोग्राम, 50 माइक्रोग्राम पर लीटर हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक अच्छा सोर्स है आयोडीन का सी वाटर। एक लास्ट क्वेश्चन, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीएनजी का मेन कंस्टिट्यूएंट कौन सा है, तो मीथेन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मीथेन मेन कंस्टिट्यूएंट है। इसको फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अभी अभी कार में यूज किया जाता है सीएनजी। ठीक है, उसमें वो बनाने में कितना सीएनजी जो कंप्रेस किया जाता है कि वो या स्टोर किया जाता है किस प्रेशर पर, तो 20 to 25 मेगा पास्कल पर। ठीक है, 20 to 25 मेगा पास्कल पर। ठीक है, इस तरीके से तो हमने ऑब्जेक्टिव सेक्शन 2016 का कंप्लीट किया। इस तरह आप को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।